आज का जो टॉपिक है दैट इज HIV एड्स एंड एंटी HIV ड्रग्स, दैट मीन्स ART। एंटी HIV ड्रग्स क्या होते हैं? ये ART, दैट मीन्स एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। तो इसके सैंपल एमसीक्यूज हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। सैंपल एमसीक्यू मतलब इस टॉपिक पे किस तरह के एमसीक्यूज एग्जाम में आते हैं, या जो PYQ है किस तरह से इसमें किस तरह के एमसीक्यूज इस टॉपिक पे आए हुए हैं, वो हम लोग पहले डिस्कस कर लेंगे। एंड उसके बाद में हम लोग डेप्थ में जाने वाले इस टॉपिक के की पॉइंट्स हम लोग स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एमसीक्यू है दैट इज which opportunistic infection is most common in HIV patients in India and the leading cause of mortality? Your options are option A pneumocystis pneumonia, option B tuberculosis, option C cytomegalovirus infection, and option D Candida albicans infection. So answer this question. क्या लगता है आपको? Which opportunistic infection is most common in HIV patients? Okay, यहाँ पे B आंसर दिया है tuberculosis. Yes, this is the correct answer. Okay, so the most opportunistic infection in India, okay, in HIV patients in India is tuberculosis. Correct answer है. Okay, then second question, which of the following is the preferred first line ART regimen under NACP since July 2020? And your options are option A efavirenz based regimen, option B dolutegravir containing regimen, option C ritonavir monotherapy, and option D झिरोउडिन प्लस लैमियोडिन प्लस नेविरापिन। ओके, तो यहाँ पे जैसे आपको पता होगा NACP, व्हाट इज NACP? NACP इज नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। NACP क्या है? NACP नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है। तो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली जो प्रेफर्ड फर्स्ट लाइन ART रेजिमेंट क्या है? ओके, सो क्या आंसर हो सकता है आपका? व्हाट इज योर आंसर? सो C, नो नॉट C. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन B. ओके, डोलुटेग्राविर कंटेनिंग रेजिमेन। ओके, एंड ये जो डोलुटेग्राविर है इट इज इंटीग्रेज इनहिबिटर, ये इंटीग्रेज इनहिबिटर है। एंड इसके बारे में डिटेल आज हम लोग आगे स्टडी करने वाले हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. In HIV patients, risk of specific opportunistic infections increases below threshold CD4 count of about. Okay, option A 1000 per microliter, option B 500 per microliter, option C 200 per microliter, and option D 0 per microliter. So क्या आंसर हो सकता है इसका? क्या बोला है? HIV patients risk of specific opportunistic infections increases below threshold CD4 counts of about. Okay, तो CD4 counts threshold मतलब मिनिमम कितना CD4 काउंट होता है कि उसके बाद में अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की शुरुआत हो जाती है? तो दैट इज ऑप्शन सी। यस, ऑप्शन सी, दैट इज 200 माइक्रोलीटर। ओके, सो इन HIV पेशेंट्स risk of specific opportunistic infections increases below threshold CD4 counts of about 200 microliter, 200 per microliter. Okay, 200 CD4 काउंट पर माइक्रोलीटर, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे जो कुछ सैंपल एमसीक्यूज हम लोगों ने अभी डिस्कस किए हैं, इसमें से आपको एक अंदाज आया होगा कि ये जो टॉपिक है HIV एंड एड्स एंड ART, ओके, दैट इज एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, तो इस पे किस तरीके के क्वेश्चंस आपको आते हैं। ओके, तो यहाँ पे अभी हम लोग कुछ की पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम, DHS, DMER, ZP, CRE, एम्स, RRB, इन सभी एग्जाम्स के लिए ये की पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। सो HIV एड्स के बारे में फर्स्ट पॉइंट, द HIV एंड एड्स that is Prevention and Control Act 2017. Okay, the HIV and AIDS Prevention and Control Act 2017 is the central legislation protecting and promoting the rights of persons infected with and affected by HIV and AIDS. Okay, so ये जो एक्ट है, कौन सा एक्ट है? The HIV and AIDS Prevention and Control Act 2017. इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। नॉर्मल इस एक्ट के बारे में किसी भी बुक में दिया नहीं गया है। आप यदि पैथोफिजियोलॉजी की बुक पढ़ते हो या फार्मेकोलॉजी की बुक पढ़ते हो, फार्मेकोथेरेपी की बुक पढ़ते हो, तो किसी भी बुक में आपको इस एक्ट के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। अगर HIV एंड एड्स के बारे में जनरल नॉलेज रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो तो इस एक्ट के बारे में पूछा जा सकता है। सो क्या एक्ट है ये?
सो द HIV एंड एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 2017। एंड क्या पर्पज है इस एक्ट का? तो इस एक्ट का पर्पज है प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग द राइट्स ऑफ पर्सन इन्फेक्टेड विथ एंड अफेक्टेड बाय HIV एंड एड्स। ओके, ये इसका पर्पज है। तो इस एक्ट के बारे में आप जान लीजिए, द HIV एंड एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 2017। नाउ नेक्स्ट, जो HIV है, एड्स है, तो एड्स रिलेटेड, HIV रिलेटेड और ART एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी मतलब एंटी HIV थेरेपी रिलेटेड जो इंडिया में गाइडलाइंस बनती है, जो पॉलिसीज बनती है, पॉलिसी है, गाइडलाइंस है, या जो भी गवर्नमेंट के हेल्थ प्रोग्राम चलते हैं, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम टू कंट्रोल द HIV एड्स। ओके, तो ये जो भी प्रोग्राम चलते हैं वो किसके मार्फत चलते हैं, किसके थ्रू चलते हैं? तो नाको के थ्रू। किसके थ्रू? नाको। एंड व्हाट इज नाको? नाको इज नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नाको क्या होता है? तो नाको है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। एंड नाको के अंडर में ही NACP काम करता है। नाको के अंडर में क्या है? NACP। व्हाट इज NACP? NACP इज नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। तो हमारे कंट्री में, इंडिया में HIV से रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट चलती है या जो पॉलिसीज है, जो गाइडलाइंस है, वो सभी कौन डिसाइड करता है? NACP। NACP के किसके अंडर में? नाको के अंडर में। व्हाट इज नाको? नाको इज नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। एंड दिस इज द वेबसाइट ऑफ नाको। ये नाको की वेबसाइट है, https naco.gov.in, naco.gov.in। मतलब करंट में जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन है अबाउट HIV एड्स एंड ART, वो करंट अपडेटेड इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिलेगी? तो HIV के बारे में जो करंट स्टेटस है, उसके ट्रीटमेंट के लिए जो करंट गाइडलाइंस है, वो आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी, naco.gov.in पे। तो HIV रिलेटेड आपको अपडेट रहना होगा। देखिए, HIV एड्स एंड डायबिटीज मेलेटस ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इसके लिए आपको हमेशा अपडेट रहना जरूरी है। HIV, देन डायबिटीज मेलेटस एंड ट्यूबरकुलोसिस में आपका जो नॉलेज है वो अपडेटेड रहना बेहद जरूरी है। तो यहाँ पे HIV रिलेटेड जो अपडेशन आपको मिलेगा वो कहां से मिलेगा? तो ये जो वेबसाइट है naco.gov.in, इस वेबसाइट से आपको अपडेशन मिल जाएगा HIV के रिलेटेड। ओके, देन व्हाट इज एड्स? एड्स क्या होता है? ओके, व्हाट इज एड्स? एड्स दैट इज एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो जो एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, ये क्या होता है? इसके डेफिनेशन हम लोग अभी समझने की कोशिश करेंगे। सो एड्स is defined as the occurrence of life-threatening opportunistic infections, certain cancers, neurological diseases, and other specific illness in patients with HIV infection. Okay, तो एड्स में क्या होता है? एड्स में क्या होता है? तो जो HIV इन्फेक्टेड पेशेंट होते हैं, HIV इन्फेक्टेड पेशेंट्स, उन पेशेंट्स में जब लाइफ थ्रेटनिंग अपॉर्चुनिस्टिक इंफेक्शंस ग्रो होने लगते हैं, सर्टेन टाइप के कैंसर्स हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसीज हो जाते हैं, या अदर स्पेसिफिक इलनेस होते हैं, तो वहां पे एड्स की शुरुआत होती है, वहां से एड्स कंटिन्यू होता है। एंड पर्टिकुलरली ये जो कंडीशन है, मतलब ये जो ऑकरेंस ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग अपॉर्चुनिस्टिक इंफेक्शंस, सर्टेन कैंसर्स, न्यूरोलॉजिकल डिसीज एंड अदर स्पेसिफिक इलनेसेस इन HIV इन्फेक्टेड पेशेंट्स, ये कब हो सकता है? जब CD4 काउंट्स जो होता है, CD4 काउंट्स, ओके, तो CD4 काउंट्स ये 200 सेल्स पर mm³ के नीचे चला जाता है। 200 सेल्स पर mm³ मतलब 200 सेल्स पर माइक्रोलीटर के बिलो चला जाता है, तब ये जो अपॉर्चुनिस्टिक इंफेक्शंस है, ओके, या जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस है, ये डेवलप होना शुरू होती है HIV इन्फेक्टेड पेशेंट में। मतलब HIV इन्फेक्टेड पेशेंट्स में यदि CD4 काउंट जो है वो 200 सेल्स पर mm³ के नीचे चला जाता है, 200 सेल्स पर mm³ मतलब 200 सेल्स पर माइक्रोलीटर के बिलो जाता है CD4 काउंट सेल, ओके, तब उस पेशेंट में लाइफ थ्रेटनिंग अपॉर्चुनिस्टिक इंफेक्शंस, सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर्स, न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस एंड अदर स्पेसिफिक इलनेस ग्रो होना शुरू होते हैं, डेवलप होते हैं, एंड दैट इज द एड्स। ओके, एड्स इज द फाइनल स्टेज ऑफ HIV। HIV इन्फेक्शन जो होता है, HIV इन्फेक्शन की फाइनल स्टेज क्या है? तो HIV इन्फेक्शन की फाइनल स्टेज, लास्ट स्टेज इज एड्स। ओके, देन CD4 plus cells, also known as CD4 plus T lymphocytes और helper T cells। ओके, अगर हम HIV को पढ़ रहे हैं, HIV के पैथोफिजियोलॉजी हम पढ़ रहे हैं,
HIV की पैथोफिजियोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, HIV को हम पढ़ रहे हैं, तो हमें CD4 प्लस सेल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि व्हाट इज CD4 प्लस सेल्स। CD4 प्लस सेल्स क्या होती है, ये हमें पता होना चाहिए, राइट। तो CD4 प्लस सेल्स आल्सो नोन एज CD4 प्लस टी लिम्फोसाइट्स और हेल्पर टी सेल्स। टी लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स किसका टाइप है? ओके, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, ये किसके टाइप है? तो ये WBC के टाइप है। दीज आर द टाइप्स ऑफ WBC, राइट। न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, दीज आर द टाइप्स ऑफ WBC। तो यहाँ पे ये जो CD4 प्लस सेल्स है, CD4 प्लस ये टी लिम्फोसाइट्स और हेल्पर टी सेल्स है, मतलब ये टाइप ऑफ WBC है, ओके। देन नेम्ड फॉर द CD4 ग्लाइकोप्रोटीन ऑन देयर सरफेस। अब ये सेल जो होती है, इन सेल्स को CD4 सेल क्यों कहा जाता है? व्हाई द नेम इज CD4? तो नेम CD4 क्यों है? क्योंकि ये जो सेल्स होती है टी लिम्फोसाइट सेल्स, तो इन टी लिम्फोसाइट सेल्स के ऊपर में एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन। और वो ग्लाइकोप्रोटीन का टाइप क्या है? तो ग्लाइकोप्रोटीन का टाइप होता है CD4, वो ग्लाइकोप्रोटीन होता है CD4। CD4 का मतलब क्या है? CD4 का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 4, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 4। देखिए, यदि आप यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा। आपको जितना डेप्थ में आप जा सकते हो उतना डेप्थ में आपको जाना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे जब हम HIV की बात कर रहे हैं, तो HIV कौन से सेल्स को इन्फेक्ट करता है? तो HIV CD4 प्लस टी सेल्स को इन्फेक्ट करता है। एंड CD4 प्लस टी सेल्स क्या है? तो टी लिम्फोसाइट्स है, जो कि WBC का टाइप है। अब यहाँ पे जो टी लिम्फोसाइट्स है, तो उसमें CD4 नाम क्यों दिया गया है? तो यहाँ पे जो लिम्फोसाइट्स होती है, उसके सरफेस के ऊपर में CD4 ग्लाइकोप्रोटीन होता है। क्या होता है? CD4 ग्लाइकोप्रोटीन, ओके। एंड ये CD4 का मतलब क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CD4? तो CD4 का फुल फॉर्म है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 4, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 4। तो इस डेप्थ में आपको जाना पड़ेगा यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। So CD4 plus cells, also known as CD4 plus T lymphocytes or helper T cells, named for the CD4 glycoprotein on their surface. These cells are essential for both initiating and regulating immune defenses. So CD4 plus जो cells होती है, वो cells का importance क्या है? What is their importance? या वो cells का रोल क्या होता है? What is their role in immunity? हम जानते हैं कि लिम्फोसाइट जो होती है या WBC जो होती है, वो इम्यूनिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहाँ पे जो CD4 प्लस टी सेल्स है, ये CD4 प्लस टी सेल्स का इम्यूनिटी में क्या रोल है? सो यहाँ पे देखिए कि these cells are essential for both initiation and regulation of immune defenses। मतलब जो इम्यूनिटी है हमारी, तो इम्यूनिटी में इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है, इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स, उस रिस्पॉन्स को इनिशिएट करने में एंड उस रिस्पॉन्स को रेगुलेट करने में ये जो CD4 प्लस सेल्स है, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ओके। मतलब जो इनिशिएशन होता है, इम्यूनिटी का इनिशिएटिंग, तो उसमें CD4 सेल्स इंपॉर्टेंट होती है। यदि यहाँ पे CD4 प्लस सेल्स का काउंट डिक्रीज हो जाता है, तो इम्यूनिटी में या जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसके इनिशिएशन में प्रॉब्लम हो सकती है। इनिशिएशन प्रॉपर नहीं होगा, इम्यूनिटी काम नहीं करेगी, राइट। So CD4 plus, that is cluster of differentiation for a surface glycoprotein that acts as a co-receptor for the T cell receptor, okay। तो CD4 क्या काम करता है? तो CD4 जो होता है, तो जो T cell receptor होते हैं, T cell receptor के साथ में ये CD4 जो ग्लाइकोप्रोटीन है, CD4 क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन, ये एज अ को-रिसेप्टर एक्ट करता है। इट एक्ट्स एज अ को-रिसेप्टर, ओके। देन in HIV infected patients, tuberculosis and Candida albicans infection generally develops at CD4 counts of 200 to 500 cells per mm³. Pneumocystis pneumonia at CD4 counts below 200 cells per mm³, and cytomegalovirus infection occurs when the CD4 count falls below 100 cells per mm³, okay। तो HIV infected patients में पर्टिकुलरली जब एड्स की स्टेज होती है, कौन सी स्टेज? एड्स। तो एड्स के स्टेज में जब CD4 प्लस काउंट जो होता है वो 200 to 500 सेल्स पर mm³ इतना लो चला जाता है, तो उस समय
ट्यूबरकुलोसिस एंड कैंडिडा अल्बिकन्स, ये इन्फेक्शन जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है ये हो सकते हैं। देन अगर आपका CD4 काउंट 200 सेल्स पर mm क्यूब से बिलो चला जाता है तो न्यूमोसिस्टिस निमोनिया, ये निमोनिया हो सकता है। एंड और भी बिलो जाता है, आपका CD4 काउंट मतलब 100 सेल्स पर mm क्यूब के बिलो चला जाता है तो वहां पे साइटोमेगालोवायरस इन्फेक्शन हो सकता है। तो ट्यूबरकुलोसिस एंड कैंडिडा अल्बिकन्स इन्फेक्शन कब हो सकता है? HIV एड्स पेशेंट में, तो जब CD4 काउंट 200 to 500 सेल्स पर mm क्यूब के बिलो चला जाएगा। न्यूमोसिस्टिस निमोनिया कब होता है? तो CD4 काउंट जो है बिलो 200 सेल्स पर mm क्यूब होगा। साइटोमेगालोवायरस इन्फेक्शन कब होगा? तो जब CD4 काउंट बिलो 100 सेल्स पर mm क्यूब होगा। ओके, तो ये कंडीशंस जो है, ये स्टेजेस है HIV की, एड्स की। तो एड्स की स्टेजेस आपको पता होनी चाहिए। देन नेक्स्ट, tuberculosis is the most common opportunistic infection in HIV and the first cause of mortality, that is death, in HIV infected patients in India. Okay, तो इंडिया में मोस्ट ऑफ द जो HIV infected patients है उनके डेथ किस वजह से होती है? तो इंडिया में मोस्ट ऑफ द HIV infected patients के डेथ ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होती है। किसकी वजह से? ट्यूबरकुलोसिस, TB की वजह से होती है। Okay, so tuberculosis is the most common opportunistic infection in HIV and the first cause of mortality, death in HIV infected patients in India. Okay, now let's discuss the pathophysiology of HIV. ठीक है, HIV के पैथोफिजियोलॉजी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। So HIV infects macrophages and other CD4 plus cells, leading to the destruction of CD4 T cells, which are one of the key mechanisms of cellular immune defense. Okay, तो HIV जो होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस ये पर्टिकुलरली कौन से सेल्स को इन्फेक्ट करता है? तो HIV जो वायरस है ये पर्टिकुलरली मोस्टली CD4 प्लस सेल्स को इन्फेक्ट करता है एंड अदर मैक्रोफेजेस, जो मैक्रोफेजेस होते हैं उनको भी इन्फेक्ट करता है। व्हाट आर मैक्रोफेजेस? मैक्रोफेजेस क्या होती है? तो मैक्रोफेजेस ये इम्यून सेल्स होती है जो फैगोसाइटिस करती है। क्या करती है? फैगोसाइटिस, फैगोसाइटोसिस। ओके, ये फैगोसाइटोसिस करती है, मतलब ईटिंग ऑफ बैक्टीरिया या वायरसेस, फंजा जो है उनको ये खा जाती है। ओके, मैक्रोफेजेस, मैक्रो का मतलब लार्जर, लार्जर सेल्स जो कि फैगोसाइटोसिस करती है, दैट इज मैक्रोफेजेस। तो HIV जो होते हैं वो मैक्रोफेजेस को इन्फेक्ट करते हैं एंड मोस्टली CD4 प्लस सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं। एंड CD4 प्लस सेल्स को इन्फेक्ट करने की वजह से क्या होता है? तो जो CD4 T सेल्स है, T लिम्फोसाइट्स, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो CD4 प्लस T सेल्स का इंपॉर्टेंस क्या है? तो हमने देखा था कि जो CD4 T सेल्स है दोज आर इंपॉर्टेंट इन द इनिशिएशन एंड रेगुलेशन ऑफ द डिफेंस मैकेनिज्म। तो यहाँ पे यदि डिस्ट्रक्शन ऑफ CD4 T सेल्स हो जाता है तो जो हमारा मैकेनिज्म है इम्यून सिस्टम का वो ठीक से काम नहीं करेगा, हमारी इम्यूनिटी जो है वो ठीक से काम नहीं कर पाएगी। ओके, देन so the depletion of CD4 plus T cells results in profound suppression of immunity and thereby facilitates opportunistic infections and development of malignancies. Okay, तो अगर CD4 plus T cells का जो profound destruction हो जाता है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है, बहुत कम हो जाती है CD4 प्लस टी सेल्स, जैसे हमने देखा कि 500 सेल्स पर mm क्यूब या 200 सेल्स 100 सेल्स पर mm क्यूब। तो जैसे जैसे CD4 टी सेल का काउंट कम होते जाता है तो इम्यूनिटी भी डिप्रेस होते जाती है, इम्यूनिटी सप्रेस होते जाती है, इम्यूनिटी कम कम होते जाती है। एंड फिर जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जैसे कि आपका ट्यूबरकुलोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस, न्यूमोसिस्टिस जिरोसाई है, ओके, न्यूमोसिस्टिस निमोनिया, न्यूमोसिस्टिस निमोनिया या साइटोमेगालोवायरस या फिर आपका ट्यूबरकुलोसिस जैसे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस ये HIV इन्फेक्टेड पेशेंट्स में ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। साथ में कुछ तरह की मैलिग्नेंसीज भी हो सकती है, मैलिग्नेंसीज मतलब कुछ कैंसर्स भी डेवलप होना, ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। ओके, सो these are secondary diseases are usually the cause of death in individuals with HIV. तो जो HIV पेशेंट होता है, HIV इन्फेक्टेड पेशेंट होता है, ये जो एड्स का पेशेंट होता है उसकी डेथ किस वजह से होती है? तो जो HIV पेशेंट होता है या एड्स पेशेंट होता है उसकी डेथ हमेशा या तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन से होगी या फिर मैलिग्नेंसी कैंसर की वजह से होगी। राइट, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन में
ट्यूबरकुलोसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंडिया में, ट्यूबरकुलोसिस। देन आपका निमोसिस निमोनिया है, देन साइटोमेगालोवायरस है। ओके, ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। तो जो एचआईवी पेशेंट होता है या एड्स का पेशेंट होता है, उसकी डेथ जो होती है वो मोस्टली से ये जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन या मैलिग्नेंसी है उसकी वजह से होती है, ये ध्यान रखिए। नाउ एचआईवी एस्केप्स इम्यून कंट्रोल। अब जो एचआईवी है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये हमारे इम्यून सिस्टम को धोखा कैसे देता है? इट चिट्स आवर इम्यून सिस्टम। ओके, जो एचआईवी है ये हमारे इम्यून सिस्टम को धोखा दे करके CD4 सेल्स के अंदर में कैसे घुस जाता है। तो इसके जो मैकेनिज्म्स है, ये मैकेनिज्म हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। सो एचआईवी एस्केप्स इम्यून कंट्रोल वाया जेनेटिक म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन। मतलब यहाँ पे जो एचआईवी होता है उसमें जो आरएनए होता है, तो वो आरएनए में म्यूटेशन करता है, डीएनए में म्यूटेशन करता है एंड रिकॉम्बिनेशन करता है। एंड इस जेनेटिक म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन के थ्रू वो हमें हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको ये चीट करता है, धोखा देता है। ओके, एचआईवी वायरस ये कौन सा वायरस है? एचआईवी वायरस आरएनए वायरस है या डीएनए वायरस है? कौन सा वायरस है, बता सकते हो? एचआईवी वायरस आरएनए है या डीएनए वायरस है? ओके, यस आरएनए वायरस। यस आरएनए वायरस। एचआईवी वायरस जो है ये आरएनए वायरस है। ओके, आरएनए। सो एचआईवी वायरस जो है, तो इसमें फर्स्ट मैकेनिज्म है जेनेटिक म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन। सेकंड क्या है? सेकंड मैकेनिज्म डिक्रीजिंग नंबर ऑफ MHC क्लास 1 सरफेस मॉलिक्यूल्स इन इन्फेक्टेड सेल्स। ओके, मतलब क्या होता है कि जो एचआईवी जो वायरस है ये जब CD4+ सेल्स में एंटर करता है, ओके, इन्फेक्टेड सेल्स मोस्टली क्या होती है यहाँ पे, तो मोस्टली इन्फेक्टेड सेल्स मतलब CD4+ सेल्स। ओके, तो जब एचआईवी वायरस CD4+ सेल्स में एंटर करता है तो CD4+ वायरस CD4+ सेल्स पे जो MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल होते हैं, MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल कहां पे होते हैं ये MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल? तो जो मतलब मेनी सेल जो भी न्यूक्लिएटेड सेल्स है, जो भी न्यूक्लिएटेड सेल्स है, तो सभी न्यूक्लिएटेड सेल्स के ऊपर में MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब ये सरफेस मॉलिक्यूल्स है, MHC क्लास 1 सरफेस मॉलिक्यूल। तो MHC क्लास 1 सरफेस मॉलिक्यूल्स कहां पे होते हैं? तो ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स के सरफेस पे, ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स के सरफेस पे MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, अब ये MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल्स का इंपॉर्टेंस क्या है? तो एक्चुअली ये MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल्स ये एंटीना का काम करते हैं, एंटीना। ओके, या ओके, एंटीना का ये काम करते हैं, मतलब सिग्नल को रिसीव करते हैं। सिग्नल को रिसीव करते हैं मतलब क्या कि जब भी कोई भी एंटीजन या पैथोजन या कोई भी मॉलिक्यूल सेल सरफेस को बाइंड होता है, तो मॉलिक्यूल अपना है या दूसरा है, वो स्वयं है मतलब खुद का है या कोई एनिमी का है। ओके, एनिमी है या खुद है, ये आइडेंटिफाई करता है, डिफरेंशिएट करता है। तो MHC क्लास 1 ये जो मॉलिक्यूल है इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो यह मॉलिक्यूल सेल सरफेस पे रहता है एंड सेल सरफेस पे जब भी कोई भी दूसरा मॉलिक्यूल, केमिकल का मॉलिक्यूल या पैथोजन या वायरसेस बैक्टीरिया अटैच होता है, तब ये मॉलिक्यूल ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि जो केमिकल या पैथोजन अटैच हुआ है वो हमारा दोस्त है या हमारा एनिमी है, वो खुद है, सेल्फ है, या वो अदर है। अगर वो एनिमी है, अदर है, शत्रु है, तो उसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी की जो रिएक्शन होती है, इम्यून रिएक्शन, वो इनिशिएट करने के लिए ये सिग्नल आगे पास करता है। तो इस तरीके से ये हमारा मेन जो जैसे कि मिसाइल्स आती है, तो मिसाइल्स का हम लोग कैच कर लेते हैं और उसके लिए एंटी मिसाइल हम लोग फायर करते हैं, राइट। तो उसी तरीके से यहाँ पे जब भी कोई एनिमी पैथोजन होगा या कोई हार्मफुल मॉलिक्यूल होगा जो सेल सरफेस से अटैच हो जाता है, तो MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल्स उसको आइडेंटिफाई करते हैं एंड उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए इम्यून रिएक्शंस को एक्टिवेट कर देते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब वायरसेस एचआईवी जब CD4+ सेल वायरस में एंटर करते हैं तो सबसे पहले क्या काम करते हैं? तो हमारे जो डिटेक्शन की सिस्टम है, डिटेक्शन की सिस्टम दैट इज MHC क्लास 1 सरफेस मॉलिक्यूल CD4 सेल्स की, इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इसको डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसकी वजह से CD4+ सेल्स जो है वो इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि हमारा दोस्त है या हमारा एनिमी है।
एंड उसके अगेंस्ट में फिर जो इम्यून रिएक्शन जनरेट होनी चाहिए वो होती नहीं है। तो देखिए, डिक्रीजिंग नंबर ऑफ एमएचसी क्लास 1 सरफेस मॉलिक्यूल्स इन इन्फेक्टेड सेल्स। अब एमएचसी क्या है? तो एमएचसी इज मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। याद रखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएचसी? एमएचसी का फुल फॉर्म क्या है? तो एमएचसी इज मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। Yes, major histocompatibility complex, also known as human leukocyte antigen। ये एंटीजन है। ओके, आपको पता है एंटीजन का रोल क्या होता है? तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है जो कि इम्यून रिएक्शन होती है। ओके, सो इट इज आल्सो नोन एज ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन and these are proteins found on the surface of most nucleated cells, okay, in the body। ये कहाँ पे? जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल्स होती है, मोस्ट ऑफ द न्यूक्लिएटेड सेल्स इन द बॉडी, तो उसके सरफेस पे ये प्रोटीन होता है। ओके, दे हेल्प द इम्यून सिस्टम डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। कौन अपना और कौन पराया, कौन अपना कौन पराया, इसको डिटेक्ट करने के लिए, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये जो एमएससी क्लास 1 सरफेस मॉलिक्यूल है ये हेल्प करते हैं। ओके, तो जब भी आप एचआईवी को पढ़ते हो तो एचआईवी को पढ़ते समय आपको CD4 प्लस सेल्स के डिटेल में जाना होगा, एमएससी क्लास 1 के डिटेल्स में जाना होगा, एंड जो डेप्थ हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं ये डेप्थ में आपको जाना होगा। नॉर्मली आप जो बुक्स पढ़ते हो उन बुक्स में इतना डेप्थ में नहीं होता है, बट तो आपको इस तरह की बुक्स पढ़नी चाहिए, इस तरह के रेफरेंस बुक्स आपको यूज करनी चाहिए जहां पे इस तरह की डेप्थ दी गई है। एंड इसमें भी आपके पास में अपडेटेड नॉलेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अपडेटेड, अप टू डेट नॉलेज होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द बुक्स जो होती है, अगर आप ओल्डर वर्जन यूज करते हो, ओल्डर एडिशन, तो उसमें आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो अपडेटेड इंफॉर्मेशन आपको अलग अलग वेबसाइट से लेनी होगी। ओके, ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ते हैं। सो द ट्रीटमेंट ऑफ एचआईवी इज कॉल्ड एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, ART। ओके, तो एचआईवी, एंटी एचआईवी ड्रग्स जो होते हैं या जो एचआईवी ट्रीटमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, दैट इज ART। सो ART कंसिस्ट ऑफ द फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशंस, FDCs होती है, FDCs ऑफ 3 एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स फ्रॉम डिफरेंट क्लासेस। 3 एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स फ्रॉम डिफरेंट क्लासेस, इसका मतलब क्या है? तो जो FDC होता है, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन होता है ART का, तो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन में 3 ड्रग्स होते हैं, बट तीनों भी ड्रग्स के जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वो डिफरेंट होने चाहिए। ओके, 3 एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स फ्रॉम डिफरेंट क्लासेस, मतलब जो 3 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन हम लोग करेंगे यहाँ पे, जो FDC यूज करेंगे 3 डिफरेंट ड्रग्स का, तो वो ड्रग्स का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। ओके, सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वाले ड्रग्स, सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वाले ड्रग्स हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करते हैं। जिनके डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ऐसे 3 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज किया जाता है। अब ये 3 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन है, 3 एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स का कॉम्बिनेशन है, उसमें से एक ड्रग फिक्स है, एक ड्रग फिक्स है, दैट इज डोलोटेग्राविर। वो कौन सा ड्रग है? वो डोलोटेग्राविर ये ड्रग है। तो 3 ड्रग्स कॉम्बिनेशन में एक डोलोटेग्राविर ये तो फिक्स है ही है, बाकी 2 ड्रग्स कोई भी दूसरे अलग अलग मैकेनिज्म के हो सकते हैं। ओके, सो देखिए, प्रेफर्ड फर्स्ट लाइन ART regimen is dolutegravir, dolutegravir containing regimen for the treatment of HIV positive adults, adolescents and children। चिल्ड्रन के बारे में क्या कहा गया है? तो weighing more than 20 kg or age more than 6 years under the NACP since July 2020। ओके, under the NACP। NACP क्या है? बताया था मैंने आपको, बताइए क्या है NACP? National AIDS Control Program। यस, NACP इज नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। ओके, तो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की जो लास्ट गाइडलाइंस आई थी 2020 में, तो उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली जो ART रेजिमेन है, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी रेजिमेन, उसमें एक ड्रग डोलोटेग्राविर ये कंफर्म है, ये फिक्स होता है। ओके, एंड ये ड्रग हम लोग किसको दे सकते हैं? तो चिल्ड्रेन वेइंग मोर देन 20 kg और एज मोर देन 6 ईयर्स, तो इन सभी पेशेंट्स में डोलोटेग्राविर दिया जा सकता है। डोलोटेग्राविर प्लस 2 अदर ड्रग्स रहेंगे, 2 अदर ड्रग्स कोई भी अदर मैकेनिज्म के हो सकते हैं। ओके, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसपे काफी बार काफी एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं, सो दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी या एंटी रिट्रोवायरल ड्रग क्लासिफिकेशन। सो नाउ अभी हम लोग क्लासिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन स्टडी करने वाले हैं एंटी रिट्रोवायरल एजेंट्स का, एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स का।
तो इस क्लासिफिकेशन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ एंजाइम्स आते हैं, कुछ एंजाइम्स। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इन एंजाइम्स की जानकारी ले लेंगे कि ये जो एंजाइम्स है, ये एंजाइम्स का एचआईवी में क्या रोल होता है। तो एंजाइम्स में सबसे पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का काम क्या होता है? तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो एचआईवी वायरस है, ओके, तो एचआईवी वायरस इज एन आरएनए वायरस। ओके, एचआईवी वायरस क्या है? तो एचआईवी वायरस आरएनए वायरस है। अब एचआईवी वायरस जो होता है, उसका जो रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन ऑफ एचआईवी वायरस, वो कहाँ पे होता है? तो वो न्यूक्लियस में होता है। ह्यूमन सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है, CD4 सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस में यहाँ पे आरएनए वायरस का रेप्लिकेशन होगा। बट किस तरीके से होता है? क्योंकि न्यूक्लियस में जो रेप्लिकेशन होता है वो तो डीएनए का होता है। ओके, न्यूक्लियस में जो रेप्लिकेशन होता है वो डीएनए का होता है, आरएनए का तो होता नहीं है। ओके, होस्ट सेल जो ह्यूमन सेल्स, तो ह्यूमन सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस में जो रेप्लिकेशन होता है वो डीएनए का होता है, नॉट आरएनए। एंड रेप्लिकेशन का मतलब क्या है? तो एक कॉपी से मिलियंस ऑफ कॉपीज बन जाना। ओके, वन कॉपी से मिलियंस ऑफ कॉपीज बन जाना। ओके, दैट इज रेप्लिकेशन, राइट। एक कॉपी दिया आपने डीएनए का, एंड उस कॉपी से जब हमारा न्यूक्लियस उसमें से मिलियंस ऑफ कॉपीज उसके बना लेता है, तो दैट इज द रेप्लिकेशन। तो यहाँ पे जो एचआईवी वायरस है, जो कि आरएनए वायरस होता है, एचआईवी में तो डीएनए होता ही नहीं है, एचआईवी में डीएनए होता नहीं है, राइट। एचआईवी में क्या होता है? आरएनए होता है। तो फिर ये जो आरएनए है, ओके, तो इसका रेप्लिकेशन कैसे होगा, इसका फॉर्मेशन कैसे होगा? एक आरएनए से थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ कॉपीज आरएनए की कैसे बनेगी? तो क्या होता है कि जब एच आई वी वायरस ये CD4+ सेल्स में एंटर करता है, तो CD4+ सेल्स में एंटर करने के बाद में वहां पे साइटोप्लाज्म में ये इसका जो आरएनए है उसको रिलीज कर देता है। साइटोप्लाज्म में आरएनए को रिलीज किया जाता है। फिर जब साइटोप्लाज्म में आरएनए आ जाता है, तो जो वायरस है, वायरस के पास में ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये वायरस क्या करता है? इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को यूज करता है एंड एंड आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर देता है। आरएनए को किस में कन्वर्ट करता है? डीएनए में। तो जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का रोल क्या है? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है। उसके बाद में ये जो डीएनए है, ओके, ये ह्यूमन सेल जो है, होस्ट सेल, उसके न्यूक्लियस में एंटर कर जाएगा। कहाँ पे एंटर करेगा? न्यूक्लियस में, CD4+ सेल के न्यूक्लियस में एंटर करेगा। न्यूक्लियस में एंटर करने के बाद में फिर यहाँ पे इंटीग्रेज एंजाइम जो होता है, इंटीग्रेज, ओके, तो इंटीग्रेज एंजाइम क्या करेगा? तो इंटीग्रेज एंजाइम इस डीएनए को इंटीग्रेट कर देगा, इंटीग्रेट करेगा विथ ह्यूमन डीएनए। किसके साथ में? ह्यूमन डीएनए के साथ में, या होस्ट डीएनए के साथ में इंटीग्रेट करेगा, मतलब मैच कर देगा, कंबाइन करेगा, उसके अंदर घुसा देगा, ऐड कर देगा। तो इंटीग्रेट करेगा, तो न्यूक्लियस में जब डीएनए एंटर होता है वायरस का, तो वहां पे इंटीग्रेज एंजाइम जो होता है वो वायरल डीएनए को इंटीग्रेट करता है होस्ट डीएनए के साथ में, इंटीग्रेट विथ होस्ट डीएनए। ओके, होस्ट डीएनए के साथ में इंटीग्रेट होने के बाद में जब होस्ट डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, होस्ट डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो उस रेप्लिकेशन के साथ साथ, होस्ट डीएनए के रेप्लिकेशन के साथ में, ये जो वायरल डीएनए है, वायरल डीएनए, एचआईवी का डीएनए, इसका भी रेप्लिकेशन हो जाता है। वायरल डीएनए का भी रेप्लिकेशन हो जाता है, मतलब वायरल डीएनए की भी कॉपीज बन जाती है। और जब ये वायरल डीएनए की कॉपीज बनती है, मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो फिर ये डीएनए फिर न्यूक्लियस से बाहर आ जाएगा। बाहर आकर के फिर से ये आरएनए में कन्वर्ट होगा। आरएनए में कन्वर्ट होने के बाद में फिर इसमें प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगा। इसका प्रोटीन जो है, प्रोटीन कोट, तो इसका प्रोटीन कोट जो है, इसका सिंथेसिस होगा, मतलब यहाँ पे कैप्सिड बन जाएगा, कैप्सिड। उस आरएनए के सराउंडिंग में कैप्सिड बन जाएगा, और कैप्सिड बन जाता है तो फिर ये क्या बन जाएगा? ये विरियन बन जाएगा, विरियन, राइट। और ये विरियन बनेगा, तो फिर ये जो विरियंस है, ये विरियंस फिर सेल से बाहर निकलेंगे, सेल से बाहर निकलेंगे, एंड नेक्स्ट जो CD4 सेल रहेगी, नेक्स्ट CD4 सेल, उसको ये
इन्फेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से पूरा मैकेनिज्म होता है। तो यहाँ पे जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, ओके, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, उसका रोल क्या है? उसका रोल है आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करना। ओके, सो देखिए, तो यहाँ पे पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, तो पहला जो क्लास है दैट इज न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। दूसरा क्लास है नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। तीसरा जो क्लास है वो न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, मतलब यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आया है। ओके, तो पहले जो 3 क्लास है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के ऊपर में ही डिपेंड करते हैं, पहले 3 क्लासेस। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है प्रोटेज इनहिबिटर। अब ये प्रोटेज का काम क्या है? तो प्रोटेज का काम है HIV प्रोटीज क्लियोज लार्ज पॉलीप्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय HIV at specific sites to release functional viral proteins। ओके, तो यहाँ पे जो लार्ज पॉलीप्रोटीन्स होते हैं ह्यूमन सेल्स के अंदर में, होस्ट सेल्स के अंदर में, ओके, तो ये लार्ज पॉलीप्रोटीन्स को ब्रेक करके HIV को जो जो जरूरी प्रोटीन्स होते हैं कैप्सिड फॉर्म करने के लिए, HIV को कैप्सिड फॉर्म करने के लिए जरूरी प्रोटीन्स होते हैं, वो प्रोटीन्स यहाँ पे बनाए जाते हैं। तो प्रोटीज क्या करता है? तो HIV प्रोटीन्स क्लूज लार्ज पॉलीप्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय HIV एट स्पेसिफिक साइट्स टू रिलीज फंक्शनल वायरल प्रोटीन्स। तो फंक्शनल वायरल प्रोटीन्स का मतलब यहाँ पे क्या है? तो फंक्शनल वायरल प्रोटीन का मतलब यहाँ पे जो कैप्सिड बनाना होता है, आरएनए को एनक्लोज करने के लिए जो कैप्सिड बनाया जाता है, उसके लिए जो प्रोटीन्स लगते हैं, दोज आर दी फंक्शनल वायरल प्रोटीन्स। ओके, देन नेक्स्ट है इंटीग्रेज इनहिबिटर, इंटीग्रेज। अब ये जो इंटीग्रेज एंजाइम है ये क्या करता है? तो इंटीग्रेज एंजाइम इंटीग्रेट्स वायरल डीएनए इनटू द होस्ट जीनोम। होस्ट जीनोम जो होता है, होस्ट का जो डीएनए होता है उसके साथ में इंटीग्रेज एंजाइम वायरल डीएनए को कंबाइन कर देता है, ज्वाइंट कर देता है। तो यहाँ पे जब होस्ट जीनोम का होस्ट डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो उसके साथ में वायरल डीएनए का भी रेप्लिकेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो HIV का ट्रीटमेंट है वो डिफिकल्ट क्यों है? क्यों डिफिकल्ट ट्रीटमेंट है? क्योंकि जो वायरल डीएनए होता है वो होस्ट जीनोम के साथ में इंटीग्रेट हो जाता है, कंबाइन हो जाता है, दोनों साथ में आ जाते हैं। अगर आपको वायरल डीएनए को किल करना होगा तो आपको होस्ट जीनोम को भी किल करना पड़ेगा। होस्ट जीनोम को या होस्ट डीएनए को किल किए बगैर आप वायरल डीएनए को किल नहीं कर सकते हो। और यदि आप होस्ट डीएनए को किल करोगे तो वहां पे आपको कैंसर हो सकता है या फिर होस्ट सेल की डेथ भी हो सकती है। ओके, तो दैट इज वेरी हार्मफुल, वो काफी हार्मफुल होता है। तो इसीलिए हम लोग आसानी से जो वायरस है HIV उसको ट्रीट नहीं कर पाते हैं, आसानी से पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो भी जब HIV हमारे शरीर में एंटर कर जाता है तो हमारे डीएनए के साथ में एक रूप हो जाता है, हमारे डीएनए के साथ में कंबाइन हो जाता है, हमारे डीएनए के साथ ही वो ग्रो होते रहता है, रेप्लिकेट होते रहता है। तो वायरल डीएनए को सेपरेट करके उसे किल करना पॉसिबल नहीं है। अगर वायरल डीएनए को किल करना होगा तो वो सेल के अंदर में जाने से पहले वायरल डीएनए को हम कब किल कर सकते हैं? तो वो जो वायरल डीएनए है वो वायरल डीएनए होस्ट जीनोम के साथ इंटीग्रेट होने के पहले हम उसको किल कर सकते हैं। यदि वायरल डीएनए होस्ट जीनोम के साथ में इंटीग्रेट हो जाता है तो उसके बाद में उसको किल करना इम्पॉसिबल हो जाता है। क्योंकि फिर इंटीग्रेशन के बाद में यदि आप वायरल डीएनए को किल करोगे तो होस्ट डीएनए भी किल हो जाएगा। तो अगर आपको HIV का ट्रीटमेंट करना है तो जब जो HIV है वो वायरल डीएनए, वायरस का डीएनए, HIV का डीएनए जब तक होस्ट डीएनए के साथ में कंबाइन नहीं हो जाता है तो तब तक आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। उसके पहले कॉम्बिनेशन के पहले आप उसको ट्रीट कर सकते हो, किल कर सकते हो, बट एक बार इंटीग्रेशन हो जाए तो उसके बाद में पॉसिबल नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे इंटीग्रेज एंजाइम क्या करता है? तो वायरल डीएनए को होस्ट जीनोम के साथ में इंटीग्रेट कर देता है। ओके, देन नेक्स्ट है फ्यूजन इनहिबिटर्स। फ्यूजन, ये फ्यूजन क्या है? तो फ्यूजन जो है तो जब CD4 प्लस टी सेल्स पे वायरस आता है तो वायरस की एंट्री होती है। एंट्री मतलब इनसाइड द साइटोप्लाज्म, वायरस को अंदर लिया जाता है बाय फ्यूजन। ओके, जो सेल सरफेस होते हैं, सेल सरफेस पे जो भी रिसेप्टर्स होते हैं वो रिसेप्टर्स फ्यूजन के थ्रू वायरस को सेल के अंदर में ले लेते हैं। ओके, तो दिस इज फ्यूजन। देन CCR5 एंट्री इनहिबिटर, CCR5। ओके, तो ये जो CCR5 है व्हाट इज दिस? ओके, तो CCR5 क्या होता है? व्हाट इज CCR5?
ओके, तो CCR5 का मतलब होता है कीमोकाइन रिसेप्टर। ओके, कीमोकाइन रिसेप्टर 5। ओके, व्हाट इज CCR5? तो CCR5 इज अ कीमोकाइन रिसेप्टर। याद रखिए CCR5, इस पे काफी बार काफी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। इवन जीपैट में भी, CCR5 एंट्री इनहिबिटर पे क्वेश्चन आया है, मराविराक पे क्वेश्चन आया है। ओके, तो CCR5 का मतलब क्या है? तो CCR5 इज अ कीमोकाइन रिसेप्टर। ओके, इट इज अ कीमोकाइन रिसेप्टर। एंड ये कीमोकाइन रिसेप्टर कहां पे होता है? तो इट इज फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ सर्टेन इम्यून सेल्स लाइक CD4 प्लस टी सेल्स। ओके, तो CCR5 कहां पे होता है? तो CCR5 दैट इज कीमोकाइन रिसेप्टर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ सर्टेन इम्यून सेल्स लाइक CD4 प्लस टी सेल्स। ओके, अब इसका काम क्या है? CCR5 का काम क्या है? इसका रोल क्या है? ये करता क्या है? So CCR5, so HIV uses this receptor as a co-receptor, uses this receptor as a co-receptor alongside CD4 to gain entry into the cell। मतलब CD4 प्लस टी सेल जो होती है, तो CD4 प्लस टी सेल्स में एंट्री करने के लिए HIV CD4 का यूज करता है। CD4 ग्लाइकोप्रोटीन है, दैट वी नो। तो CD4 ग्लाइकोप्रोटीन के थ्रू HIV जो है वो होस्ट सेल में CD4 प्लस टी सेल्स में एंट्री करता है। बट यहाँ पे उसे CCR5 की भी हेल्प लेनी पड़ती है। CCR5 क्या है? को रिसेप्टर है, इट इज अ को रिसेप्टर। ओके, तो HIV जो है जब CD4 प्लस टी सेल्स में एंटर करता है, तो CD4 के साथ साथ CCR5 जो है उसकी भी हेल्प लेता है। तो HIV uses this receptor as a co-receptor alongside CD4 to gain entry into the cell। Okay, then next है पोस्ट अटैचमेंट मैच्योरेशन इनहिबिटर। ओके, पोस्ट अटैचमेंट मतलब अटैच हो जाने के बाद में उसका मैच्योरेशन इनहिबिट करने वाले ड्रग। ओके, तो यहाँ पे दिस आर द 8 क्लासेस ऑफ एंटी HIV या ART ड्रग्स। तो जो ART ड्रग्स है, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी है या एंटी HIV ड्रग्स है, उसके हम लोगों ने क्लासिफिकेशन में देखा है कि कौन से एंजाइम्स उसमें होते हैं, कौन से एंजाइम्स, कौन से रिसेप्टर्स इसमें HIV में इन्वॉल्व होते हैं। तो नाउ क्लासिफिकेशन में जो ड्रग्स होते हैं, तो यहाँ पे हमने जो भी एंजाइम्स देखे हैं, तो एंजाइम्स के इनहिबिटर होंगे या CCR5 के इनहिबिटर्स होंगे। ओके, इनहिबिटर्स ऑफ CCR5 एंड इनहिबिटर्स ऑफ द एंजाइम्स। तो इसमें पहला जो है दैट इज न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का रोल तो आपको मालूम है, बताइए तो क्या रोल है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का? व्हाट इज द रोल ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज? क्या रोल है? It converts RNA। यस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कन्वर्ट्स RNA इनटू DNA। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का इनहिबिटर हम यूज करेंगे, मतलब जो RNA है वो DNA में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा। और DNA यदि कन्वर्ट नहीं होता है, मतलब RNA यदि DNA में कन्वर्ट नहीं होता है तो DNA फॉर्म नहीं होंगे, और DNA फॉर्म नहीं होते हैं तो ह्यूमन होस्ट जो है, होस्ट सेल के DNA के साथ में वो इंटीग्रेट होंगे ही नहीं। मतलब यहाँ पे जो रेप्लिकेशन होता है HIV का, वो रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स है, तो इसमें ये फर्स्ट है न्यूक्लियोसाइड। क्या है? न्यूक्लियोसाइड। तो आई होप कि आपको न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस पता होगा। न्यूक्लियोसाइड ओके एंड न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस आपको पता होगा, आई होप। न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं? तो न्यूक्लियोसाइड्स के अंदर में नाइट्रोजिनस बेस होता है प्लस पेंटोज शुगर होता है, राइट? नाइट्रोजिनस बेस प्लस पेंटोज शुगर। ओके, तो ये हो गया न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोटाइड में क्या आता है? तो न्यूक्लियोटाइड में यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेस प्लस पेंटोज और शुगर के साथ में फॉस्फेट ग्रुप भी आ जाता है, फॉस्फेट ग्रुप। तो जो न्यूक्लियोटाइड होता है, तो न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप आता है। न्यूक्लियोसाइड जो होता है, तो न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप नहीं आता। ओके, तो पहला जो क्लास है ये न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स है। न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, शॉर्ट फॉर्म NSRTI। NSRTI इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो इसके जो एग्जांपल्स है, NSRTI के एग्जांपल्स याद रखिए। NSRTI के एग्जांपल झिडोउडिन, लैमिउडिन, एबेकेविर, देन स्टाउडिन, डिडेनोसिन, जल्सिटाबिन, एमट्रिसिटाबिन। ओके, एमट्रिसिटाबिन या एमट्राइसिटाबिन। ओके, सो NSRTI के एग्जांपल्स।
सो NSRTI में जिडोउडिन, लैमिउडिन, एबेकाविर. प्लीज म्यूट योरसेल्फ. प्लीज म्यूट इसको. प्लीज म्यूट योरसेल्फ. ओके. सो यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, तो इसके एग्जांपल्स में जिडोउडिन, लैमिउडिन, एबेकाविर, स्टाउडिन, डिडानोसिन, झलसिटाबिन एंड एमट्रिसिटाबिन. ओके. बाद में नॉन न्यूक्लियोसाइड. नॉन न्यूक्लियोसाइड बहुत आसान है याद रखना. न्यूक्लियोसाइड सिर्फ आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं. तो उसके बाद में नॉन न्यूक्लियोसाइड. नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स में मतलब NNRTI. NNRTI इसमें आते हैं नेविरापिन, इफाविरेंस, डिलाविरिडिन, रिल्पिविरिन, देन एंट्राविरिन एंड डोराविरिन. ओके, these are the non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors. Okay, then न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर. टाइड मतलब यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप आ जाता है, फॉस्फेट ग्रुप, राइट. सो न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स में टेनोफोविर, डिसोप्रोक्सिल फ्यूमारेट, देन टेनोफोविर एलाफेनामाइड. ओके, टेनोफोविर इज न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स. ओके, दैट इज NTRTI. तो NSRTI है, NS मतलब न्यूक्लियोसाइड, NS एज फॉर न्यूक्लियोसाइड, साइड. देन सेकंड वन इज नॉन न्यूक्लियोटाइड मतलब NNRTI. एंड उसके बाद में क्या है, तो NT, T फॉर टाइड, न्यूक्लियोटाइड, RTI. ओके. नाउ नेक्स्ट जो है दैट इज प्रोटेज इनहिबिटर्स, प्रोटीएज. तो प्रोटेज क्या करता है, तो जो वायरल कैप्सिड फॉर्म करने के लिए, HIV का कैप्सिड फॉर्म करने के लिए जिन प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है वो प्रोटीन का सिंथेसिस यहाँ पे प्रोटेज करता है. ओके. सो HIV प्रोटेज क्लूज लार्ज पॉलीप्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय HIV एट स्पेसिफिक साइट्स टू रिलीज फंक्शनल वायरल प्रोटीन्स. फंक्शनल वायरल प्रोटीन्स, तो यहाँ पे कैप्सिड फॉर्मेशन के लिए जो प्रोटीन्स लगते हैं वो प्रोटीन्स. तो प्रोटेज इनहिबिटर्स, तो इसमें एग्जांपल्स है रिटोनाविर, लोपिनाविर, अटाजनाविर, दारुनाविर, सैक्विनाविर, नेल्फिनाविर, एम्प्रिनाविर, इंडिनाविर, फोसएम्प्रिनाविर एंड टिप्रानाविर. ओके, ये यहाँ पे एग्जांपल्स है प्रोटेज इनहिबिटर्स के. ओके. देन नेक्स्ट जो है दैट इज इंटीग्रेज इनहिबिटर. अब इंटीग्रेज इनहिबिटर्स में जो मेन ड्रग है दैट इज डोलुटेग्राविर. तो NACP का जो ART रेजिमेन है, NACP नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम ने जो ART एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी का रेजिमेन दिया है, उस रेजिमेन में वन ड्रग मस्ट बी डोलुटेग्राविर. एक ड्रग डोलुटेग्राविर होना ही चाहिए. एंड जो दो ड्रग्स होते हैं, टू अदर ड्रग्स, तो जो दो अदर ड्रग्स होते हैं वो कोई भी टू डिफरेंट मैकेनिज्म के होने चाहिए. टू डिफरेंट मैकेनिज्म के अदर ड्रग्स होने चाहिए. ओके. तो इंटीग्रेज एंजाइम क्या करता है, तो हमने देखा है कि इंटीग्रेट्स वायरल DNA इनटू द होस्ट जीनोम. ओके. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल इंटीग्रेस का आ जाता है. तो ये डिफरेंट हम लोग एंजाइम्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं. तो ये एंजाइम्स का रोल भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है, MCQ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. ये एंजाइम्स के ऊपर में भी MCQs आते हैं. ओके. सो इंटीग्रेस इनहिबिटर्स में फर्स्ट वन इज डोलुटेग्राविर, देन राल्टेग्राविर, देन एल्विटेग्राविर, देन बिप्टेग्राविर, देन कैबोटेग्राविर. ओके, कैबोटेग्राविर. ओके. तो ग्राविर जो है डोलुटेग्राविर, राल्टेग्राविर, एल्विटेग्राविर, बिप्टेग्राविर एंड कैबोटेग्राविर. तो ग्राविर ये इंटीग्रेज इनहिबिटर्स है. दीज आर द इंटीग्रेज इनहिबिटर्स. याद रखिए, ग्राविर दैट इज इंटीग्रेज इनहिबिटर. और इंटीग्रेज का रोल क्या है, तो इंटीग्रेज ये वायरल DNA को होस्ट जीनोम के साथ में इंटीग्रेट करता है. ओके. नाउ फ्यूजन इनहिबिटर्स. तो फ्यूजन इनहिबिटर्स में एग्जांपल एनफुविरिटाइड. एनफुविरिटाइड इज अ फ्यूजन इनहिबिटर. ओके. सो फ्यूजन इनहिबिटर्स prevents entry of HIV into target CD4 plus T cells. Okay. Then next one is CCR5 entry inhibitor. CCR5 क्या होता है, तो CCR5 is chemokine receptor 5. chemokine. एंड ये chemokine receptor कहाँ पे होता है, तो surface of certain immune cells like CD4 plus T cells. एंड CCR5 का क्या रोल है, तो HIV जो है, HIV uses this receptor as a co-receptor alongside CD4 to gain entry into the cell. Okay. तो ये CCR5 एंट्री इनहिबिटर, इसका एग्जांपल है मराविरोक. एंड ये जो मराविरोक है
इस पे काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं। देन द नेक्स्ट क्लास इज पोस्ट अटैचमेंट मैच्योरेशन इनहिबिटर, मतलब जो वायरस जो है वो अटैच हो जाने के बाद में उसका जो मैच्योरेशन होता है उसको इनहिबिट करने वाला ड्रग, दैट इज इबेलिजुमैब। इबेलिजुमैब, ओके, इबेलिजुमैब इज पोस्ट अटैचमेंट मैच्योरेशन इनहिबिटर। तो इस तरह से ये क्लासिफिकेशन हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है एचआईवी का। ओके, सो एचआईवी मतलब एंटी एचआईवी ड्रग जो है, एआरटी जो होता है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, उसका जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। ओके, नाउ अब यहाँ पे ये जो टॉपिक है एचआईवी एड्स एंड एआरटी मतलब एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ये कंप्लीट होता है। इसका जो फर्दर डिटेल्स है, ये फर्दर डिटेल्स आपको मर्क मैनुअल प्रोफेशनल वर्जन है जो कि जिसकी वेबसाइट मैंने यहाँ पे दी है। ओके, इस वेबसाइट पे जाकर के आपको और डिटेल में आप जो एचआईवी है उसको स्टडी कर सकते हो। इसके अलावा जो नाको है, तो नाको की वेबसाइट को भी आपको विजिट करना है, एंड नाको की वेबसाइट है। देन एनएसीपी जो है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, तो एनएसीपी के जो वेबसाइट्स है, जो वेब पेजेस है, वहां पे भी जाकर के आपको एचआईवी को डिटेल में स्टडी करना है। एचआईवी जो है इसका आपके पास में अपडेटेड इंफॉर्मेशन होना चाहिए, अपडेटेड। ओके, क्योंकि इंडिया के लिए एचआईवी, देन डायबिटीज मेलिटस, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, ये काफी इंपॉर्टेंट डिसीजेस है। तो एचआईवी के बारे में आपको अपडेटेड रहने के लिए जो मर्क मैनुअल है, तो merckmanuals.com प्रोफेशनल पे आप जाइए, वहां से एचआईवी का इंफॉर्मेशन लीजिए। नाको की वेबसाइट है, एनएसीपी की वेबसाइट है, वहां पर जाकर के आपको इसका डिटेल्स अपने लेना चाहिए, स्टडी कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे कि हम क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जिसपे क्वेश्चन आते ही है एग्जाम में। ओके, कोई भी एग्जाम हो, आपके सीडीएससीओ की, यूपीएससी की एग्जाम हो, ड्रग इंस्पेक्टर की, एमपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर की एग्जाम हो, या फिर आपका आरआरबी, सीआरई, एम्स, डीएचएस, जेडपी, कोई भी एग्जाम हो, तो इन एग्जाम्स में इस टॉपिक पे नॉर्मली क्वेश्चन आता ही है। सो नाउ यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक है एचआईवी, ये टॉपिक कंप्लीट होता है। सो नाउ अगर आपको इस टॉपिक रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई आपकी क्वेरीज है, कुछ क्वेश्चंस है, कुछ सजेशंस है, तो सेशन इज ओपन फॉर द डिस्कशन।